नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पाप का प्रायश्चित। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह कविता ने ऑफिस पहुंचकर अपना हैंडबैग टेबल पर रखा ही था कि चपरासी ने आकर संदेश दिया, मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, कहकर कविता कंपनी के मैनेजर देवेंद्र वर्मा के केबिन में दाखिल हुई। अरे आओ कविता, क्या बात है, आज तो लाल ड्रेस में गजब ढा रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, देवेंद्र ने शरारत भरे अंदाज में कहा। कुछ काम था सर, आपने बुलाया था, कविता ने संयत स्वर में कहा। लो ये कुछ पत्र हैं, इनका जवाब आज ही भेजना है, बहुत अर्जेंट है। देवेंद्र ने पत्रों को कविता की ओर सरकाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन सर मुझे आज घर कुछ जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। कविता ने पत्रों को उठाकर झिझकते हुए कहा। कविता भाई, तुम भी हद करती हो, मैंने तुम्हें आज तक कभी रोका है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस जाने से पहले बाकी का काम सीमा मैडम को हैंडओवर करके जाना, वह सब संभाल लेंगी, देवेंद्र ने कहा। कविता के प्रति देवेंद्र वर्मा का व्यवहार जरूरत से ज़्यादा उदार रहता था। वह न सिर्फ कविता की हर बात मान लेता था, अपितु उसकी तरफदारी भी करता था। यह बात बाकी महिला स्टाफ को बड़ी नागवार गुजरती थी। देवेंद्र उनके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आता था। अभी कुछ देर पहले रमा गुप्ता ने सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी अपने 3 साल के बेटे को इंजेक्शन लगवाने ले जाने के लिए मांगी थी। देवेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि घर के काम करने हैं तो अपनी छुट्टी करवाओ और जाओ। अपनी तरफ देवेंद्र का झुकाव कविता को बहुत खटकता था। देवेंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण वह स्वयं को दोषी महसूस करने लगी थी। कविता सुंदर थी, समझदार थी, वह बहुत ही सौम्य और अंतर्मुखी लड़की थी। देवेंद्र वर्मा लगभग उसके पिता की उम्र का था। अपने प्रति उसके गलत व्यवहार का विरोध करने की हिम्मत वह कम ही जुटा पाती थी। शाम के लगभग 4:30 बजे कविता ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए सीमा से कहा। सीमा, यार मैं निकलती हूँ, अगर सर किसी काम से बुलाएं तो ज़रा संभाल लेना। सीमा उसके साथ वाले टेबल पर ही बैठा करती थी। ओह मैडम जी, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब आपकी बात सर नहीं टाल सकते तो हम किस खेत की मूली हैं। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि सर लंच के बाद से ही कहीं निकल गए हैं। आप तो केवल नाम की सेक्रेटरी हैं, असली ताज़ा खबरें तो हमसे पूछा करो, सीमा ने मजाकिया अंदाज में खिलखिलाते हुए कहा। कविता भी हंसते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल गई। उस दिन कविता ने मनीष तथा उसके घर वालों को शाम की चाय पर अपने घर बुलाया था। कविता ने अपने तथा मनीष के बारे में अपनी मम्मी तथा भाई को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। कविता और मनीष कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ऑफिस से निकलकर पूरे रास्ते उन दिनों की यादें एक फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों से होकर गुजरने लगी थीं। कॉलेज में उस दिन वार्षिक उत्सव का दिन था।
पूरे कॉलेज में शादी जैसा माहौल था। चपरासी से प्रिंसिपल तक सभी व्यस्त नजर आ रहे थे। गया था। अंदर हॉल में लड़के लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल करते नजर आ रहे थे। कविता भी उनके साथ एक नाटक पेश करने की तैयारी में जुटी थी। बीच बीच में सभी हंसी मजाक करते, गपशप मारते, कभी चाय की चुस्कियां भरते, माहौल को एक नवीन ऊर्जा से भर रहे थे। ठीक 12 बजे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय का आगमन हुआ। प्रवेश द्वार से मंच तक मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के बैंड की धुन कविता को हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। तभी मंच से एक सधे हुए स्वर में सुरीला गीत कविता के कानों में पड़ा। गाने वाले के स्वर में ऐसी कशिश थी कि वह मंच की ओर बरबस दौड़ पड़ी। पंडाल में सभी मंत्रमुग्ध होकर गाना सुन रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की ध्वनि मानो आसमान छूने लगी। उस दिन कविता ने पहली बार मनीष को मंच पर देखा था। अगले दिन कविता ने मनीष को कैंटीन में देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। हेलो, आई एम कविता, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, कविता ने अपना परिचय देते हुए कहा। ओह हेलो, आई एम मनीष, मैं भी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ, मनीष ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर मनीष, आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। आपके गीत के मधुर स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या आपने कहीं से सीखा है? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं कविता जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बचपन से ही गाने में रुचि रही है, सो यूं ही कभी कभी गुनगुना लिया करता हूँ, मनीष ने कहा। उस दिन कविता मनीष के सरल सौम्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी। उस दिन के बाद वजह बेवजह दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी थीं। आकर्षण और एक अजीब सी कशिश दोनों को कुछ ही दिनों में इतना करीब ले आई कि उनकी औपचारिक मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, इसका एहसास तक नहीं हुआ। दोनों प्यार की कश्ती में सवार मचलती लहरों पर आगे बढ़ते रहे। समय बीतता रहा और जब कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुईं तो दोनों ही अच्छे अंकों से पास हो गए। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। कैंटीन में बैठे मनीष ने कविता के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कुछ चिंतित स्वर में कहा। कविता, मुझे 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, पापा भेज रहे हैं। ये अचानक वहाँ क्यों जा रहे हो? ऐसा तो तुमने कभी बताया नहीं, कविता ने घबराकर कहा। अरे सारी गलती मेरी ही है। मैं ही हमेशा उन्हें कहा करता था कि मुझे MBA बाहर से करनी है, बस पापा ने सारा इंतजाम कर दिया। अब मना कैसे करूं? सोच रहा हूं पढ़ाई पूरी कर ही लूं। लौटने पर पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे पूरा यकीन है पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, मनीष ने उस दिन बड़े विश्वास के साथ कहा था। इस मुलाकात के 1 सप्ताह बाद मनीष ऑस्ट्रेलिया चला गया। इधर कविता पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसके पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे किसी जानी मानी कंपनी में मैनेजर थे। उन्हीं की कमाई से घर चलता था। ऐसे समय में पिता की पुरानी जान पहचान काम आई
और कविता को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। छोटा भाई सुनील बीटेक कर रहा था, इसलिए कविता की माँ ने अपने मकान का ऊपर का हिस्सा किराए पर उठा दिया। इसी तरह जीवन के दिन कटते रहे और आखिर 2 वर्ष बीत गए। मनीष ऑस्ट्रेलिया से लौट आया था। आते ही वह कविता से मिला। कविता की खुशी का कोई ठिकाना न था। मनीष के आते ही कविता ने मनीष के घर वालों को शाम को अपने घर चाय पर बुला लिया था। ऑफिस से निकलने के बाद रास्ते भर अतीत के सरोवर में गोते खाती कविता घर पहुंची और ज्यों ही बैठक में दाखिल हुई तो सामने मनीष सोफे पर बैठा था। माँ और सुनील से बातें कर रहा था। कविता को देखते ही प्रसन्नता का भाव उसके चेहरे से फूटने लगा। कविता, इनसे मिलो, यह मेरे पापा हैं। मनीष ने पास बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा। कविता ने मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखा और श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए, किंतु तत्क्षण कविता बुरी तरह सकपका गई। उसका गुलाबी चेहरा यकायक पीला पड़ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। इस शख्स ने यहाँ अपने ही घर में यूँ मुलाकात होगी उसने कभी सोचा नहीं था। क्षण भर के लिए उसका मस्तिष्क शून्य पड़ गया। जैसे ही उस शख्स ने कविता को देखा तो घबराहट में पसीना पसीना हो गया कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कविता कुछ कहती वह कमरे से बाहर निकल गया। वह शख्स कोई और नहीं, कविता का मैनेजर देवेंद्र वर्मा था। 3-4 महीने पहले ही देवेंद्र कंपनी में आया था, तभी से उसकी कविता पर नज़र थी। वह उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता था। कविता की सुंदरता और देवेंद्र की दिखावटी आत्मीयता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कविता को निकट लाने के लिए देवेंद्र हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कभी डिक्टेशन के बहाने अपने केबिन में बुलाता, कभी शाम की चाय के लिए बुलावा भेजता था, तो कभी कंपनी के हेड ऑफिस साथ ले जाने के बहाने बाज़ारों में घुमाता, महंगी महंगी चीज़ें दिलवाने का प्रयास करता, होटलों में खाना खिलाता। कविता कैद में फंसी बुलबुल की तरह मजबूरन सहती रहती। उस दिन तो हद ही हो गई जब देवेंद्र ने छुट्टी के बाद कविता की डिक्टेशन के बहाने अपने केबिन में बुलाया और लपक कर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, समझदार हो, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो जल्दी ही तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा। तुम्हारे भाई सुनील को भी अच्छी कंपनी में लगवा दूंगा। कविता उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में कसमसा रही थी। देवेंद्र ने अपने होंठ कविता के होंठों पर रख दिए। छोड़ दीजिए सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कविता ने स्वयं को देवेंद्र की गिरफ्त से मुक्त करते हुए कहा और केबिन से बाहर निकल गई। इस घटना से कविता इतनी आहत हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी सोचती घर में बता दूं या पुलिस में चली जाऊं, किंतु नौकरी खो जाने का डर तथा बदनामी के डर ने उसके हौसले को तार तार कर दिया। सोचा मनीष को फ़ोन पर सब कुछ बता दे, पर मन डरता कि आजकल के लड़कों के दिमाग का कुछ पता नहीं, कहीं मेरे चरित्र पर ही संदेह न करने लगे। कविता के घर से यूं यकायक
देवेंद्र का उठकर चले जाना तथा कविता की परेशान मुख मुद्रा देखकर मनीष तथा कविता के घरवाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह माजरा क्या है। परिस्थितिवश कविता खुद को रोक नहीं पाई। उसके हृदय का सारा अवसाद लावे की तरह फूट पड़ा। उसने अपनी आप बीती का एक एक वाकया मनीष तथा घरवालों को बताया। मनीष का मन गहन पीड़ा तथा शर्मिंदगी से भर गया। पिता की करतूतों ने कविता और मनीष के विवाह पर सवालिया निशान लगा दिया। वह अपने पिता को अपना आदर्श समझता था, पर आज उसकी आस्था चकनाचूर हो गई थी। अच्छा हुआ माँ यह दिन देखने से पहले ही ऊपर चली गई। अगर जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। लुटे हुए मुसाफिर की तरह बिना कुछ कहे मनीष कविता के घर से निकल पड़ा और देर रात तक सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकता रहा था। कविता से शादी न हो सकेगी, इसका मनीष को इतना गम नहीं था जितना अपने पिता के पतन का सदमा था। उस दिन कविता एक जड़ मूर्ति के समान अपने कमरे में बैठी चारों ओर पसरते रात के अंधेरे में अपने दुर्भाग्य की छाया साफ देख रही थी। वक्त और हालात एक पल में बदल गए थे। उसके और मनीष के विवाह के बीच खड़ा हो गया था एक प्रश्न चिन्ह। कैसे कर पाएगी ऐसे लड़के से विवाह जिसके पिता की कुदृष्टि की शिकार? यदि वह जाती तो उसकी जिंदगी तो क्या, आत्मा भी तार तार हो जाती। इस घटना से कविता की माँ गीता को मानो तोड़ के रख दिया था। बेटी को अंधेरे में बैठा देख गीता का कलेजा टूक टूक हो गया था। काश उसके पति उन्हें बीच सफ़र में यूं अकेला छोड़कर न चले गए होते तो कविता को नौकरी के लिए यह सब न सहना पड़ता। आंसुओं से लबालब भरी आँखों को अपने साड़ी के पल्लू में खाली कर गीता ने कमरे में प्रवेश किया, बत्ती जलाई और बेटी के सिर पर हाथ फेरा और उसका सिर अपनी छाती से सटाकर कहा, बेटी मन छोटा क्यों करती हो? अच्छा हुआ उनकी असलियत पहले ही सामने आ गई। अगर कहीं शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा चलो उठो और हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। गीता ने बेटी के मुंह को दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए रसोई घर में चली गई। उसी समय संयोगवश कविता के घर के सामने खाली पड़े प्लॉट पर अस्थायी रूप से रह रहे एक मजदूर परिवार की बनी झुग्गी में बज रहे रेडियो से पुराने फिल्मी गाने के स्वर कविता के कानों में पड़े। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। इतना सुनना था कि अचानक कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता ने मनीष के साथ अपना छोटा सा घर संसार बसाने के कैसे कैसे सपने देखे थे, सब कपास के फूल की तरह बिखर कर रह गए। वक्त के सामने कहाँ किसकी चली है। अगर वक्त खराब हो तो सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। इन दिनों मैं मनीष का कोई फ़ोन नहीं आया, न कविता ने कभी मिलने की कोशिश की थी। वह सोचती थी उस रास्ते पर
किया जाना, जिसकी मंजिल पहले ही ध्वस्त हो चुकी हो। पर मनीष की यादों की कसक एक टूटे कांच की तरह कविता के हृदय में गड़ी हुई थी। अब तो कविता ने खुद को घर में कैद सा कर लिया था। घर के किसी कोने में घंटों अकेले गुमसुम बैठे रहना कविता की दिनचर्या का अहम हिस्सा था। उसे अकेलापन भाने लगा था। गीता यह सब देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वह उसे बहुत समझाती कि वह दोबारा कहीं नौकरी कर ले, बाहर निकलेगी तो लोगों से मिलेगी, काम में मन लगाएगी तो पुरानी यादें खुद ब खुद धुंधली पड़ जाएंगी। माँ के जोर देने तथा घर के बिगड़ते हालात को देख कविता ने किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली। कहते हैं वक्त अगर घाव देता है तो वही घाव भर भी देता है। दिन, सप्ताह, महीने गुजरने लगे। जिंदगी की रेल फिर पटरियों पर उतरने लगी थी। समय का पहिया वर्तमान को रौंदता हुआ अतीत को पीछे छोड़ता आगे बढ़ता जा रहा था। वो एक रविवार का दिन था। कविता की छुट्टी थी। सुबह के 8 बजे भी कविता अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी पड़ी थी। उसकी माँ ने उसे जगाते हुए कहा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और उसके साथ ही अखबार भी रख दिया। कविता सुबह की चाय पीने के साथ साथ अखबार पढ़ती थी। माँ की आवाज़ सुनकर कविता उठकर बैठ गई। हर रोज़ की तरह उठते ही अखबार खोला और मुख्य खबरों पर सरसरी नज़र डाली। पन्ना पलटते ही कविता का नज़र अखबार में छपे एक चित्र पर अटक गई। वह एक मृत व्यक्ति का चित्र था जो पुलिस ने पहचान के लिए छपवाया होगा। चित्र कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुरंत कविता ने तस्वीर अपनी माँ को दिखाई और कहा, माँ गौर से देखो, यह शक्ल मनीष के पिता देवेंद्र वर्मा से बिल्कुल मिलती है। गीता ने दराज से चश्मा निकालकर आँखों पर लगाया और ध्यान से देखा तो बोली, अरे हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं। कविता ने सोचा कि क्यों ना वह मनीष को फ़ोन करे अथवा उससे मिल ले। मन की शंका भी दूर हो जाएगी। आखिर मनीष और कविता के संबंधों में तो कोई मतभेद नहीं था। मनीष तो स्वयं अपने पिता के किए की सजा काट रहा था। अगले दिन कविता ने ऑफिस के लंच टाइम में मनीष को फ़ोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। वह तुरंत मान गया। तय हुआ कि आज शाम 4:30 बजे वह अपने कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलेंगे। कविता ठीक शाम के 4:30 बजे पार्क जा पहुंची। मनीष पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह उसी बेंच पर बैठा था जहां वह कॉलेज टाइम में घंटों बैठकर बातें किया करते थे। वह बहुत उदास सा लग रहा था। उसका गोरा चिट्टा रंग मुरझा सा गया था। कविता को देखकर वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। कैसी हो कविता? घर में सब कैसे हैं? ये अचानक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? घर में सब ठीक है मनीष, तुम सुनाओ, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? कविता ने अपने मन की शंका के चलते मनीष के मन की टोह लेते हुए पूछा। मेरे घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मनीष ने कहा, क्या तुम अपने पिता के साथ नहीं रहते? अकेले रहने लगे हो? कविता ने पूछा तो मनीष ने बताया कि उस दिन तुम्हारे घर से लौटने के बाद अगली सुबह चुपचाप बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की पर सब बेकार।
पिछले 6-7 महीनों से पापा की कहीं से कोई खबर नहीं मिली। मनीष की बातों से कविता का शक यकीन में बदल गया कि यह तस्वीर देवेंद्र की ही है, पर मनीष यह सब नहीं जानता। क्या मनीष अखबार नहीं पढ़ता? कविता ने अपने पर्स से अखबार निकाला और उसमें छपी तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो, यह तस्वीर अखबार में छपी है। मुझे बेकार में वहम हो रहा है। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मनीष ने झट से अखबार देखा और देखकर घबरा गया। ये तो पापा ही लग रहे हैं। मनीष कविता को घर भेज स्वयं पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। वहाँ उसे पता चला कि पिछले 2 दिनों से देवेंद्र वर्मा का मृत शरीर पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। देवेंद्र वर्मा मथुरा रोड हाईवे पर किसी गाड़ी की चपेट में आ जाने से मृत पाया गया। मनीष के दुख का ठिकाना न रहा। उसने अपने सभी मित्रों, पड़ोसियों को, नातेदारों को फोन किया और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद पिता का शव ले लिया। मनीष ने अपने हाथों अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से शमशान भूमि से बाहर निकल आया। उस समय सूर्य अस्ताचल में डूब रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी पीली किरणों की आभा के बीच केवल 10 कदम की दूरी पर कविता खड़ी थी। उसके कुछ ही कदम पीछे माँ और सुनील भी खड़े थे। कविता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। कविता को देखते ही मनीष के पैर मानो वहीं जड़ हो गए थे। कविता के कदम खुद ब खुद मनीष की ओर बढ़े। मनीष के पास जाकर उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और फिर बढ़ा दिए कदम, एक नई दिशा, एक नए सफ़र की ओर। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।